So today is our new lecture that is on psychological testing and in which we will study the types of psychological test. इससे पहले हम psychological testing movement जो है वो पढ़ चुके हैं, psychological टेस्टिंग और असेसमेंट में डिफरेंस पढ़ चुके हैं और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हम वो भी पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कि किस किस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं उनकी. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट की हम बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट, दीज आर द टेस्ट दैट असेस एन इंडिविजुअल्स नॉलेज in a subject domain. Academic achievement tests are designed to be administered by trained evaluator to an individual or group. During achievement test, a series of test items is presented to a person being evaluated. A score on a test is believed to reflect achievement in a school or subject. For example, कि आपने किसी भी इंडिविजुअल ने अगर फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर के बाद आपके पेपर्स होते हैं तो बेसिकली वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं. उसमें फिर आपका स्कोर बताता है कि अच्छा आपने कितना सीखा है और कितना अचीव किया. आपका जितना हाई स्कोर होगा इसका मतलब है यू आर हाई अचीवर इन दैट अचीवमेंट टेस्ट. फिर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको कुछ टेस्ट देना पड़ता है, जैसे एमकेट है, सेट है, गैट है. ये टेस्ट जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. इससे आप एक आइडिया लगा लेते हो कि क्या एप्टीट्यूड है उस इंडिविजुअल का, आया वो इस इंडिविजुअल इस फील्ड में आगे मज़ीद पढ़ सकेगा या वो इस काबिल है भी कि उसको इस फील्ड में एडमिशन दिया जाए या नहीं. ठीक है. देन आर द क्लिनिकल टेस्ट. बेसिकली अगर आपने कोई डायग्नोसिस देना है, किसी इंडिविजुअल को कोई डिसऑर्डर है तो उसमें आप क्लिनिकल टेस्ट यूज़ जैसे DSM-5 की चेकलिस्ट यूज़ कर देते हो. डिप्रेशन को मेजर करने के लिए बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री यूज़ कर लेते हैं. तो ये हैं क्लिनिकल टेस्ट बेसिकली. फिर उसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो कोई आपका ब्रेन कोई न्यूरोलॉजी रिलेटेड कोई इशू है, लाइक आपको काउंटिंग में इशू आ रहा है या आप चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, तो ऐसे कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाएंगे तो वो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे. पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी टाइप मेजर जैसे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यूज़ की जा सकती है. नियो PI के इधर यू आर एग्रीएबल, कंसेंशियस, ओपन टू एक्सपीरियंस. फिर या प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ किए जा सकते हैं जैसे थीमेटिक है परसेप्शन टेस्ट जिसमें स्टोरी पिक्चर दिखानी है और आपने स्टोरी लिखनी है. या आपको रोशा इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक RISB ये टेस्ट करवाया जा सकता है जिसमें आपको आधा सेंटेंस लिखा होगा, बाकी ब्लैंक छोड़ी होगी और आपने उसको फिल करना होगा. ठीक है. तो उसके बाद आप देखें एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इसमें जो है आपने ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. इस पे पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन भी आ जाता होता है. और आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं, लॉ क्या होता है. एथिक्स इज़ समथिंग जो आपके नज़दीक वो चीज़ आपने ख़ुद ही अपने कल्चर, अपने इन्वायरमेंट, आप जहाँ पे आप रह रहे हैं अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़, अपनी कंडक्ट जो है वो बनाते हो. वो और जो सोसाइटी ने बेसिकली सेट की होती हैं, जो खुद बनाते हो दैट इज़ मोरालिटी. लेकिन जो सोसाइटी कह देती है कि ये नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज़ है, ये आपने फॉलो करना है, तो वो आपके एथिक्स हो जाते हैं. उसके अगेंस्ट जाओगे तो इसका मतलब आप सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हो. लॉ क्या है, जो गवर्नमेंट ने एक बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट, लीगल गवर्नमेंट में कुछ रिटन लॉज बता दिए हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो इसके अगेंस्ट पनिशमेंट. एथिक्स में पनिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन लॉ में पनिशमेंट मिलती है. तो फिर इसी तरह हम एथिकल इश्यूज़ की बात करें. जो एथिकल इश्यूज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के मैंने यहाँ आपको बताए हुए हैं, दीज आर फ्रॉम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. उन्होंने टेस्टिंग के, रिसर्च के, हर किसी के अलग अलग बताए हुए हैं, बट यहाँ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का टॉपिक है इसलिए मैंने उसके इश्यूज आपको यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहली बात है बेस ऑफ ओपिनियंस कि इसमें क्या है कि जब आप कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर करें तो उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो खुद से एज्यूम ना करे. जो भी वो ओपिनियन बनाएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स जो उसने डायग्नोसिस किया है, जो उसकी वैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं. ईदर वो आपको किसी फोरेंसिक टेस्टिमनी से मिली है, किसी आपको मेडिकल हिस्ट्री से मिली है या पर्सनल हिस्ट्री से मिली है. आप उसकी बेस पे ओपिनियन बनाओगे, आप कोई ऐसे हवा में कोई वेग ओपिनियन नहीं बनाओगे. ये
एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड ओपिनियन ऑफ द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ओनली आफ्टर दे हैव कंडक्टेड एन एग्जामिनेशन। कोई उन्होंने टेस्ट एडमिनिस्टर करवाया है, फिर उसको स्कोर किया है, फिर उसको इंटरप्रेट किया है, फिर तो ठीक है, फिर आप अपनी ओपिनियन बेस करते हैं तो देन इट इज़ ओके, अदरवाइज नहीं। फिर साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ रिकॉर्ड रिव्यू ऑफ और प्रोवाइड कंसल्टेशन और सुपरविजन एंड एन इंडिविजुअल एग्जामिनेशन इज नॉट वारंटेड और नेसेसरी फॉर द ओपिनियन। साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दिस एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच दे बेस ए कंक्लूजन। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिन बेसिस पे आपने इंफॉर्मेशन ओपिनियन बनाई है, वो आप कलेक्ट करते हो इंटरप्रिटेशन के बाद, आप क्लाइंट को बताते हो कि मैंने इन बेसिस पे ये ओपिनियन जनरेट की है, क्योंकि ये उसका राइट है। फिर ओपिनियन बेस करने के बाद आपने असेसमेंट अब किस तरह से होनी चाहिए, इसके एथिक्स क्या हैं कि साइकोलॉजी एडमिनिस्टर अडैप्ट स्कोर इंटरप्रेट और यूज़ असेसमेंट टेक्निक्स, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगा, वो टेस्ट एडमिनिस्टर करेगा किसी भी तरह के, और उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई एफिकेसी, कोई ना कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई यूज़फुलनेस होनी चाहिए, तभी आप वो असेसमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। फिर असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है साइकोलॉजिस्ट तब यूज़ करेगा जब वो वैलिड या रिलायबल होगा, अदरवाइज वो टेस्ट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप देखें कि असेसमेंट मेथड जो है वो आप जो यूज़ कर रहे हैं कि क्या वो आपके सामने जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ना हो कि आप एक रिडंडेंट जो है वो टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हो अपने क्लाइंट पे। फिर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल इशू इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसकी परमिशन लेंगे, फिर आप अपना जो है वो सेशन कंटिन्यू करेंगे। आप उसका जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है, कोई रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि अच्छा इन कंडीशंस में टेस्ट लेना है ही है ज़रूरी, तो वहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज इम्प्लाइड बिकॉज टेस्टिंग इज कंडक्टेड एज जहाँ पे रूटीन एजुकेशनल मैटर है, जैसे आपने हर वीक बच्चों का कोई टेस्ट लेना है तो वो एक रूटीन का काम है, तो उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड ये कि वन पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज दैट टू एवेल्युएट डिसीजनल कैपेसिटी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंक्लूड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। फिर फीस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज एंड लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये चीज़ें आपको अपने क्लाइंट को क्लियर करनी होंगी कि अच्छा मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ और ये इंटरव्यू आप इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके दरमियान ट्रस्ट एक मेंटेन करेंगे, उसको बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन मेरे और आपके दरमियान रहेगी, किसी से शेयर नहीं की जाएगी, और अगर शेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो आपसे परमिशन लेकर ही शेयर की जाएगी, अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल until and unless you will allow me to share this information with someone else, ठीक है। फिर आपके पास साइकोलॉजिस्ट इन्फॉर्म पर्सन विद क्वेश्चनेबल कैपेसिटी टू कंसेंट और फॉर होम टेस्टिंग इज मैंडेटेड बाय लॉ रेगुलेशन अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ। अगर लॉ ने भी मैंडेटरी कर दिया है, कोई गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टेस्ट कंडक्ट करना है और आप किसी पे कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करो, तो आप उनको वो पर्पस ज़रूर बताओगे कि अच्छा ये क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। फिर साइकोलॉजिस्ट यूजिंग द सर्विसेज ऑफ इंटरप्रेटर ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको अपने क्लाइंट की जो है लैंग्वेज समझ नहीं आ रही और आपको किसी इंटरप्रेटर की सर्विसेज चाहिए, तो भी आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत ज़रूरी है, आप क्लाइंट से पहले परमिशन लोगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा, आप उसको फिर रेफ़र करें। फिर एक कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करवाना तो है ही हमेशा इम्पॉर्टेंट। फिर आपने रिकमेंडेशन रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन स्टेटमेंट, कोई फोरेंसिक टेस्टिमनी, डिस्कशन कोई भी डाटा आपको लेना है तो उसके लिए आपको उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट की। देन हम बात करते हैं फोर्थ, रिलीज ऑफ डेटा। रिलीज ऑफ डेटा में है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू
टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, तो आप उसको किस किस को वो डेटा आगे फर्दर रिलीज़ कर सकते हो कि आप किसी उस क्लाइंट की परमिशन ज़रूरी है या नहीं। ये इसको पढ़ते हैं हम। द टर्म टेस्ट डेटा रेफर्स टू द रॉ एंड स्केल स्कोर्स क्लाइंट रिस्पॉन्सेज टू द टेस्ट क्वेश्चंस और स्टिमुलाई and psychologist notes and recording concerning client statements and behavior during an examination। कि आपने जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप किस एग्जामिन कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, उसमें आपने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जो रॉ स्कोर्स आए हैं, जो इंटरप्रिटेशन आई है, जो कुछ भी है, वो सारा जो है ना वो बेसिकली टेस्ट डेटा है। Those portion of test material that include client responses are included in the definition of test। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने क्लाइंट से रिलेटेड कलेक्ट की है उसी को टेस्ट डेटा बोलेंगे। Pursuant to a client release, psychologists provide test data to the client or other person identified in the release. Psychologists may refrain from releasing the data to protect a client or others from substantial harm or misuse or misinterpretation of the data or the test. Recognizing that in many instances release of confidential information under these circumstances regulated by law, कि जितना भी आपने टेस्ट डेटा इकट्ठा किया है वो विदाउट क्लाइंट की परमिशन के आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। दैट वुड बी कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आप सिर्फ उसी सूरत में डेटा रिलीज करेंगे जब गवर्नमेंट ने या बाय लॉ वो चीज़ अलाउड होगी तो। देन हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ क्लाइंट रिलीज साइकोलॉजी प्रोवाइड टेस्ट डाटा ओनली एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को रिलीज करेंगे और बहुत ज़्यादा मैंडेटरी अगर लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ में उस चीज़ की परमिशन है तो आप वो डेटा रिलीज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन किस तरह से हम असेसमेंट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें कौन से एथिकल इश्यूज हैं। व्हेन इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन, psychologists take into account the purpose of assessment as well as various test factors, test taking ability and other characteristics of person being assessed such as situational, personal, linguistic, cultural differences that might affect psychologists' judgment or reduce the accuracy of the interpretation. They indicate any significant limitation of the interpretation. Like अगर कोई भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं असेसमेंट रिजल्ट की, तो उसमें सिर्फ आपने एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया और उसका स्कोर आ गया है तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पर आपने देखना है कि वो इंडिविजुअल किस कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी लैंग्वेज क्या आया, उसको टेस्ट समझ भी आया है या नहीं आया। किसी किस्म का कोई बायस नहीं होना चाहिए, आपकी जजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रादर देन सब्जेक्टिव। फिर उसके बाद असेसमेंट बाय अनक्वालिफाइड पर्सन, ये एक बहुत बड़ा ये मतलब कि एथिकल इशू है कि असेसमेंट जो है टेस्ट की साइकोलॉजिकल वो हमेशा एक क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन करेगा रादर देन अनक्वालिफाइड पर्सन। फिर ऑब्सोलीट टेस्ट एंड आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट, के आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं करेगा जो ऑब्सलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसकी कोई वैल्यू अब नहीं है, एवोल्यूशन हो रही है, नए टेस्ट आ रहे हैं, नई स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्म्स बन रही हैं, तो वो टेस्ट आउटडेटेड टेस्ट जो होगा वो नहीं यूज़ किया जाएगा। उसके रिजल्ट जो है आपके बाकी जो है एनालिसिस को, आपकी बाकी असेसमेंट को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है। Psychologists do not base their assessment, intervention, decision, recommendation on data of the test result जो outdated हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट ना ही उस पर करेंगे जो ऑब्सोलीट हैं। ये 2 पॉइंट्स मेन है। फिर टेस्ट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन सर्विसेज के लिए साइकोलॉजिस्ट ऑफर असेसमेंट और स्कोरिंग सर्विसेज टू अदर प्रोफेशनल एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पर्पस, norm, validity, reliability and application of the procedure and any special qualification applicable to their use। कि आप टेस्ट को जब स्कोर कर रहे हो, उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो आपने ये देखना है दैट ईदर दैट टेस्ट इज़ रिलायबल और वैलिड, उसकी क्या उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, उसकी नॉर्म सेट हैं या नहीं, उसके स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं या नहीं। फिर साइकोलॉजिस्ट सेलेक्ट स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स एज वेल एज ऑन द अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन। कि आप कोई भी स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इफ़ यू आर कंडक्टिंग दैट टेस्ट एंड यू आर स्कोरिंग दैट टेस्ट और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आप टेस्ट को आप कर रहे हो कि उसकी यूटिलाइजेशन है भी या नहीं, वेदर आप वो वैलिड रहेगा भी कि नहीं आपकी इंटरप्रिटेशन के बाद।
फिर psychologists retain the responsibility for the appropriate application, interpretation, and use of assessment, whether they score and interpret such tests themselves or automated or their surface. कोई भी या तो वो मशीन के थ्रू उसकी इंटरप्रिटेशन है, स्कोरिंग हो रही है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, या आप खुद कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन करें, उसकी एप्लीकेशन, उसकी यूज़फुलनेस, उसकी यूटिलिटी का ख्याल रखें। फिर आपने जो असेसमेंट की है उसके रिज़ल्ट आप किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी एक एथिकल इशू है। जैसे आप अगर आपने की है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन आर डन बाय साइकोलॉजिस्ट, बाय एम्प्लॉयज़, और किसी ने भी अगर स्कोरिंग की है या ऑटोमेटेड स्कोरिंग है, साइकोलॉजिस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू इंश्योर दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल। किसी ने भी स्कोरिंग की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है, ऑटोमेटेड है, किसी एम्प्लॉय से करवाई है, असिस्टेंट से करवाई है, तो आपने इंश्योर करना है कि वो स्कोरिंग करेक्ट है या नहीं है, और क्योंकि आपने उसके रिजल्ट एक्सप्लेन करने हैं क्लाइंट को। फिर मेंटेनिंग टेस्ट सिक्योरिटी, द टर्म टेस्ट मटेरियल रिफर्स टू मैनुअल्स, इंस्ट्रूमेंट, प्रोटोकॉल्स। ये तमाम चीज़ें हैं कि आपने उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, क्योंकि एक एक मैनुअल, एक एक टेस्ट जो है वो आपको परचेज़ करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉपी करा के वो सबको बांटना शुरू कर दिया है, तो ये अनएथिकल है। आपने उसकी टेस्ट की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से परचेज़ किया है, तो वो आपने परचेज़ किया है, तो आपके अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए। Psychologists make reasonable efforts to maintain the integrity and security of the test material and other assessment techniques consistent with the law and contractual obligations and in a manner that permits adherence to the ethics। कि वो टेस्ट की मटेरियल जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उस मटेरियल, सोर्सेज, टेस्ट है, मैनुअल है, उनकी सिक्योरिटी का वो ख़ास ख्याल रखेगा। देन ये तो हो गए आपके 10 एथिकल इशू। अगर लीगल इश्यूज की बात करें, जिसके कि कोई भी क्लाइंट जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है किसी के अगेंस्ट, या जो है वो कंसल्टेंट या क्लिनिशियन भी लीगल एक्शन ले सके, तो वो क्या इश्यूज हो सकते हैं। जैसे राइट टू रिक्वेस्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्लोजर, कि किसी भी क्लाइंट का ये राइट है कि वो क्लिनिशियन को कहे कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन इतनी ही सिर्फ शेयर की जाए, इससे ज़्यादा मेरी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी। ये उसका राइट है, लीगल राइट है। फिर लीगल राइट है कि उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जो कुछ उसने कम्युनिकेट किया है, दैट शुड बी रिमेन कॉन्फिडेंशियल। और उसके बाद ये है कि राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी इन्फॉर्मेशन, उसको बताया जाए कि आपने ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉपी की जा सकती है या नहीं है, या सिर्फ आपके पास रहेगी। ये एक क्लाइंट का राइट है कि उसको पता होना चाहिए। देन राइट टू रिस्ट्रिक्ट द काउंसलर फॉर नॉट पब्लिशिंग क्लाइंट्स केस विदाउट कॉन्सेंट, कि जैसे समटाइम्स कुछ लोग अपनी प्लेसमेंट के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान किसी क्लाइंट का डेटा इकट्ठा करते हैं और बाद में अपनी पब्लिकेशन बढ़ाने के लिए उसको पब्लिश कर देते हैं विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, दैट क्लाइंट। तो ये इस सूरत में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके खिलाफ। तो ये तो हो गए आपके लीगल एंड एथिकल इश्यूज। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि किस तरह साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की एक मूवमेंट चली थी, कैसे वो चाइनीज़ से लेकर अर्ली 1800s, 1900 देन 2000, इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी की मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो उसी के साथ ही आता है असेसमेंट की मूवमेंट के साथ। तो इसमें है सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी को डिफाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच यू use certain type of test to identify or diagnose a certain problem in that individual, and then you try to manage। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।